हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस ITI क्लासेज। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटर के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, दो धात्विक चालक के मध्य प्रावैद्युत माध्यम पदार्थ को लगाकर बनाई गई युक्ति क्या कहलाती है? प्रेरक, प्रतिरोध, संधारित्र, बैटरी। देखिए बोला गया क्वेश्चन में दो धात्विक चालक के मध्य, हम लोग दो धात्विक चालक को इस तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये कॉपर के या एल्यूमिनियम के दो चालक हैं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम के ही हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारा एक धातु होता है, कंडक्टर होता है। ये भी एल्यूमिनियम का होगा। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच क्या बोला है, प्रावैद्युत माध्यम को भरा जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको बोला जाता है, यहाँ पर हमने भर दिया। तो ये जो युक्ति बन रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरक, प्रतिरोध, संधारित्र या बैटरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रेरक क्या होता है? जैसे कोई कॉइल है, तार है, उसको हम लोग इस फॉर्म में अगर लपेट देते हैं इस रूप में, तो इसको हम लोग प्रेरक का नाम दे देते हैं, इसको इंडक्टर बोला जाता है। प्रतिरोध जैसे कि वायर बाउंड रजिस्टर होता है, कार्बन रजिस्टर होता है। बैटरी की बात कर लिया जाए, जैसे कि देखिए कई सेलों को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये होता है बैटरी का सिंबल। सेल का सिंबल क्या होता है? जब एक ही कनेक्शन होता है इसको हम लोग सेल बोलेंगे, प्लस और माइनस। जब कई सेल को मिलाया जाएगा तो यह बैटरी हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, दो कंडक्टर से उनके बीच डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भर दिया गया, तो वो क्या हो जाएगा? एज ए कैपेसिटर काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी युक्ति वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करती है? प्रेरक, प्रतिरोध, चालकता, संधारित्र। याद रखिएगा, प्रेरक जो होता है इंडक्टर, ये करंट में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रतिरोध धारा को रोकता है। चालकता धारा में सहायता करती है। और वो युक्ति बताना है जो वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करती है, वो होती है कैपेसिटर, जिसको संधारित्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये वोल्टता में अचानक जो सडनली चेंजेस आते हैं उसका विरोध करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ संधारित्र में प्रावैद्युत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? जैसे हमने अभी क्वेश्चन को देखा था, ये दो कंडक्टर की प्लेटें थी। कोई भी कंडक्टर की प्लेट ले लीजिए, मान लीजिए एल्युमिनियम की, कॉपर की, कोई भी प्लेट्स हैं, इनके बीच जो मटेरियल्स भरा जा रहा था, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जिसको बोला जा रहा है, ये इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। माइका, एबोनाइट, वायु, कॉपर। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो दोनों प्लेटें होती हैं ये होती हैं कंडक्टर, और जो बीच का मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, ये एज ए इंसुलेटर होता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। कहने का मतलब है कि ये इंसुलेटर होता है। तो ऑप्शन में कौन सा इंसुलेटर दिया हुआ है इसको देख लीजिए आप लोग। माइका इंसुलेटर है, एबोनाइट इंसुलेटर है, वायु भी एक इंसुलेटर, एयर कैपेसिटर भी होता है। बात कर लीजिए कॉपर की। कॉपर क्या है? ये तो कंडक्टर है, चालक। तो ये संधारित्र में प्रावैद्युत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, संधारित्र की प्लेटों का ताप गुणांक होता है। संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं, हमने क्या बताया, ये कंडक्टर होती हैं, और कंडक्टर का जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बीच जो इंसुलेटर भरा गया है, इसका तापमान गुणांक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का हमने क्या बोला, ये हमारा कंडक्टर है, इसका तापमान गुणांक धनात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कॉपर पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक तापमान गुणांक। और अगर किसी मटेरियल पर हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो याद रखिएगा, कंडक्टर का तापमान गुणांक धनात्मक होता है, और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों का जो होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। तो संधारित्र की प्लेट जो होती हैं वो किसकी होती हैं? कंडक्टर की होती हैं, चालक की। तो उसका तापमान गुणांक क्या हो जाएगा? धनात्मक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। संधारित्र में आवेश को संग्रह करने के गुण को क्या कहता है? जैसे कि हमारा कैपेसिटर था, ये दो प्लेटें थी, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया था। संधारित्र क्या करता है? कैपेसिटर जो होता है चार्ज को स्टोर करता है, इसी में जो होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चार्ज को स्टोर कर लेता है। संग्रह करने का मतलब हो गया स्टोर कर लेना, एकत्रित कर लेना। तो इसकी जो ये कैपेसिटी उसको क्या बोलेंगे? चालकता, प्रतिरोध, आवेश या धारिता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको हम लोग धारिता या कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। संधारित्र में जो आवेश चार्ज को कलेक्ट किया जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस या धारिता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धारिता का मात्रक क्या होता है? देखिए,
धारिता जो सी से लिखते हैं हम लोग, इसका दो मात्रक होता है, एक तो फैराडे होता है और एक होता है C बराबर Q/V। Q होता है चार्ज, चार्ज का मात्रक आप लोग को मालूम है क्या होता है, कूलाम, चार्ज का मात्रक कूलाम, और V है वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक मात्रक मिल जाएगा कूलाम पर वोल्ट और एक होता है फैराड, फैराड या फैराडे भी बोलते हैं इसको। तो दोनों मात्रक होता है धारिता का या कैपेसिटेंस का, इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए C बराबर होता है संधारित्र की जो धारिता होती है कैपेसिटेंस C बराबर F∠0 F∠R A/D। ये देखिए ये किसी माध्यम में वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं, और ये होता है एयर के माध्यम में, ये एरिया है और ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बोला कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए, ये दूरी को बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाइएगा तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा, धारिता कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो C कम हो जाएगा, इसका मतलब धारिता का मान कम हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या समझ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट AC धारा प्रवाह के लिए संधारित्र द्वारा किए जाने वाले विरोध क्या कहलाता है। देखिए कोई संधारित्र है, कोई परिपथ है, वहाँ पर AC दे रहे हैं तो उसमें कोई विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो विरोध उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा होगा, संधारित्र के द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव प्रतिक्रिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऑप्शन नंबर D। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है XC बराबर होता है 1/2πfc। अगर हम लोग प्रेरक की परिपथ होता है तो वहाँ पर प्रेरक द्वारा जो विरोध किया जाता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको एक्सेल से लिखते हैं वो होता है 2πfl, और XC का मान होता है 1/2πfc। तो यहाँ पर संधारित्र द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का मान बढ़ाने पर कैपेसिटिव प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव होगा। देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/2πfc। यहाँ से आवृत्ति का मान बढ़ा लीजिए, आवृत्ति F है, इसका मान बढ़ाइए, XC क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के, आवृत्ति के, आवृत्ति का मान बढ़ा लीजिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति का मान बढ़ने पर घट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, DC सप्लाई देने पर धारिती प्रतिक्रिया का मान क्या होगा। DC सप्लाई दीजिए, धारिती प्रतिक्रिया XC से लिखते हैं 1/2πfc होता है, और DC में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 0। XC क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के, तो देखिए यहाँ से F का मान 0 हो गया तो ये बढ़कर अनंत हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत ओम, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन, संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। देखिए संधारित्र में जो ऊर्जा संचित हो रही थी, स्टोर हो रही थी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, वो किस फॉर्म में होती है, रासायनिक रूप में, नहीं रासायनिक रूप में तो नहीं होती है, सेल में ऊर्जा जो स्टोर होती है वो होती है रासायनिक रूप में। चुंबकीय रूप में, चुंबकीय रूप में भी नहीं होती, चुंबकीय रूप में जो एनर्जी होती है वो इंडक्टर में स्टोर होती है, जिसको बोलते हैं प्रेरक। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में उपयोग होती है, ऊर्जा जो एकत्रित होती है कैपेसिटर में वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में, इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन, जिस मान पर संधारित्र में प्रावैद्युत माध्यम अपना कार्य बंद कर देता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक क्षमता होती है, प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा गया था इसकी अपनी एक कैपेसिटी क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर दें और ये अपना कार्य अच्छे से करता रहे, सबकी एक कैपेसिटी है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वोल्टेज को सहन करने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जिस मान पर संधारित्र में प्रावैद्युत माध्यम, ये जो प्रावैद्युत माध्यम है ये अपना कार्य करना बंद कर दे। कार्य करना बंद करने का मतलब क्या है, ये एज ए इंसुलेटर बिहेव ना करके एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगे, अपनी प्रॉपर्टी को खो दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं भंजन विभव, ऑप्शन नंबर C, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको बोला जाता है। कहने का मतलब है कि इतना वोल्टेज हमने दे दिया कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थी वो ब्रेकडाउन हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन पोटेंशियल या भंजन विभव, इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन, भंजन विभव ब्रेकडाउन पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है। देखिए हमने क्या बताया, जैसे कि ये जब प्लेट दी हुई थी इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, हमने क्या कहा कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी एक कैपेसिटी होती है, क्षमता, कितना वोल्टेज को ये सह सकता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी वोल्टेज पर ऑपरेट होता रहेगा,
तो मान लीजिए कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसकी सहने की क्षमता है 20 kV पर एम का मतलब क्या समझ रहे हैं कि इसकी जो एरिया पर यूनिट मिलीमीटर में जो एरिया है उस पर हम लोग 20 kV का का वोल्टेज देते हैं तो ये सह सकता है। अब इससे ज़्यादा जब हम लोग वोल्टेज दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने दे दिया 25 kV पर एम का वोल्टेज, इसका मतलब ये हुआ कि पर एम पर हमने 25 kV अप्लाई कर दिया। अब ये नहीं सह पाएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो जाता है उसको हम लोग ब्रेक डाउन पोटेंशियल बोला जाता है। ब्रेक डाउन पोटेंशियल का मात्रक क्या होता है, यही होता है किलो वोल्ट पर एम किलो वोल्ट पर एम, या ऑप्शन नंबर डी में दिया वोल्ट पर मिलीमीटर, इसका मतलब हुआ वोल्ट पर एम। कितना वोल्टेज पर एम में अप्लाई करें या कितना वोल्टेज किलो वोल्ट में अप्लाई करें, वोल्ट या किलो वोल्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 माइक्रोफैराडे के 5 कैपेसिटर हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो तुल्य कैपेसिटेंस का मान क्या होगा। समांतर क्रम में 5 कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट करिए। आप लोग को मालूम होगा इस तरीके का क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेज में लिया था और बताया था कि देखिए इंडक्टर और प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं उसके जो कम्बिनेशन होते हैं उसको एक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसी का उल्टा होता है। यहाँ से इसको सप्लाई दे दीजिए और सभी क्या हैं 1.5 माइक्रोफैराड के हैं, तो 1.5 तो हमने क्या बताया कि इंडक्टर और रजिस्टर का जो कम्बिनेशन होता है वो एक तरीके से सॉल्व होता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में उल्टा हो जाता है इन दोनों से। तो यहाँ पे क्या होगा, समांतर में है तो समांतर में है तो यहाँ श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगा है जैसे रेजिस्टेंस में लगता है। तो सभी को जोड़ लीजिए, 1.5 के 5 कैपेसिटर हैं तो 1.5 इंटू 5 कर लीजिए, 5 टाइम्स आप लोग जोड़िएगा तो 15×5 = 75, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7.5 माइक्रोफैराड। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से इसका कम्बिनेशन को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोफैराडे के 5 संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया तो तुल्य कैपेसिटेंस क्या होगा। इस तरीके से देखिए जोड़ा गया है यहाँ पर श्रेणी क्रम में, 2 कनेक्शन होता है, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम। एक कम्बिनेशन और भी होता है जिसको हम लोग श्रेणी समांतर का मिक्स कम्बिनेशन कहते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन भी इसी तरीके से किसी क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। 5 संधारित्र हैं, 10 माइक्रोफैराड के हैं प्रत्येक, तो 10-10 माइक्रोफैराड के हैं, इसको जोड़ दीजिए। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, जैसे हम लोग प्रतिरोध या इंडक्टर में फार्मूला लगाते हैं समांतर क्रम वाला, वैसा फार्मूला इसमें लगेगा श्रेणी क्रम में। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रतिरोध अगर होता समांतर क्रम में 5 प्रतिरोध होते तो हम लोग क्या करते हैं R/N का फार्मूला लगाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग C/N का लगाएंगे। क्योंकि यहाँ समान मान के कैपेसिटर हैं तो C का मान क्या है 10 और N का मान दिया हुआ 5 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 2 माइक्रोफैराडे। अगला क्वेश्चन, किसी 10 माइक्रोफैराडे के संधारित्र पर 10 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट किया जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच एकत्रित आवेश का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला आता है Q = C/V। देखिए 10 माइक्रोफैराडे का संधारित्र है, C का मान दिया हुआ 10 माइक्रोफैराडे, और क्या दिया हुआ है हम लोग को, वोल्टेज दे दिया है 10 वोल्ट की सप्लाई, तो 10 में 100 कूलाम का आवेश आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है आवेश का मात्रक, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 17 नंबर क्वेश्चन में, कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन दिए गए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है कुछ इस तरीके से बना होता है, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, इसमें बैलेंस अनबैलेंस की कंडीशन बनती है, उस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा, यहाँ से इसको सप्लाई दे दिया जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, मीडियम रेजिस्टेंस को मेज़र करता है, तो डिसिपेशन फैक्टर नहीं मापेगा। केल्विन का डबल ब्रिज होता है, इससे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मापा जाता है। जैसे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो वैल्यू का होता है, मशीन में आप लोग पढ़े होंगे आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है क्योंकि उससे वोल्टेज ड्रॉप कम हो, तो उसको कौन मेज़र करेगा, केल्विन का डबल ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी सही है, इसी से डिसिपेशन फैक्टर को मापा जाता है। ओम मीटर क्या करता है, ये भी प्रतिरोध का मापन ही करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, शेयरिंग ब्रिज द्वारा डिसिपेशन फैक्टर मापा जाता है कैपेसिटर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक 10 फैराडे का संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच 20 वोल्ट का विभव लगा दिया गया, तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा। देखिए इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं ½ Li², और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं ½ CV²। प्रतिरोध में एनर्जी स्टोर होती नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध में
तीन तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, जिसको बोल सकते हैं RLC। तो R में पावर का डिसिपेशन होता है, ह्रास होता है, हानि होती है। L और C जो होते हैं यही इसी में एनर्जी का स्टोर होता है। L में जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है चुंबकीय रूप में, और C में इलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में। तो यहाँ पे जो L में स्टोर एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है हाफ LI²। C में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं हाफ CV²। तो यहाँ पे कैपेसिटर की ही बात की गई है। देखिए संधारित्र की बात की गई तो हमने एनर्जी का फार्मूला क्या लगाया, E बराबर हाफ CV² लगा लेंगे। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाफ 1/2, C का मान कितना दिया हुआ है, 10 फैराडे दिया हुआ है, यहाँ 10 रख लीजिए, और V का मान दिया हुआ 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि 20 स्क्वायर है देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो यहाँ हो जाएगा V का स्क्वायर 400, और क्या दिया हुआ है, ये 10 है बटे में 2 है। तो यहाँ से सॉल्व करिए इसको, ये 10 हो गया और ये 400 हो गया, ये 2 हो गया, 2 पछे 10, 500 500 5 को भी 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एनर्जी, 2000 जूल की एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर कोई मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बनाने में गलती हो गई है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन एकदम करेक्ट है कि 2000 जूल की एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि देखिए फिर से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, कहीं आंसर गलत तो नहीं आ रहा है। हाफ CV² होगा, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। C का मान 10 फैराडे दिया हुआ है, रख लीजिए। V का मान दिया हुआ 20 वोल्ट, तो 20 का स्क्वायर होगा ही, तो यहाँ पे 20 × 20 कर लीजिए, 2 पछे 10, 20 का 400, 400 पछे 2000। हाँ सही है, 2000 जूल की एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस कैपेसिटर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक शुद्ध संधारित्र में धारा वोल्टता से होती है। देखिए 3 तरीके का होता है, एक होता है प्योर रेजिस्टर, एक होता है प्योर कैपेसिटर, एक होता है प्योर इंडक्टर। ये 3 तरीके के तत्व होते हैं। प्योर रेजिस्टर में क्या होता है, देखिए प्योर रेजिस्टर का जो क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई शुद्ध प्रतिरोध है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज है, यहीं पे धारा भी होगी, इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। AC सर्किट की जो क्लासेस हमने ली थी उसमें डिटेल में बताया था प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर के बारे में, तो आप लोगों को क्लासेस देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अगर वोल्टेज V है तो इससे 90 डिग्री आगे अगर करंट जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर कैपेसिटर की कंडीशन में। और अगर वोल्टेज V यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पीछे 90 डिग्री पे करंट है, इसको क्या बोलेंगे, प्योर इंडक्टर का कनेक्शन है ये। तो यहाँ पे क्या पूछा है, शुद्ध संधारित्र में प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा है। तो धारा क्या है, देखिए ये धारा I वोल्टेज V से क्या कर रही है, आगे चल रही, कितना 90 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 90 डिग्री। देखिए शुद्ध संधारित्र में धारा क्या होगी, वोल्टता से 90 डिग्री आगे होगी। आगे को क्या बोलता है, लीडिंग भी बोला जाता है, लीडिंग, और पीछे को बोला जाता है लैगिंग। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध संधारित्र में पावर फैक्टर का मान कितना होता है। देखिए प्योर कैपेसिटर है, हमने क्या बोला, वोल्टेज यहाँ होगा, करंट यहाँ होगी, 90 डिग्री से आगे होगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और कैपेसिटर क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसका अगर हम लोग कॉस ले लेते हैं, देखिए ये होता है कॉस, और कॉस के साथ अगर हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल दिया हुआ है उसको ले लें, इसको बोलते हैं फाई से, तो ये पूरा बन जाता है पावर फैक्टर। ये भी डिफिनेशन पूछी जाती है कि पावर फैक्टर क्या होता है, जब वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है उसका कॉस जो होता है उसको हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि पावर फैक्टर कितना होगा प्योर कैपेसिटर में, तो यहाँ पे एंगल क्या मिल रहा है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान रख लीजिए। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो हम लोगों को जो प्योर कैपेसिटर में पावर फैक्टर मिल जाता है वो मिल जाता है 0, जिसको बोला जाता है 0। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से हम लोग डे बाय डे डेली इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। UPPCL TG2 के लिए, ALP टेक्नीशियन के लिए, ITI बेस्ड जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी क्लासेस रोज़ हम लोग लेते रहते हैं। अगर क्लासेस पसंद आई हों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।